साथियों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर। यह है उद्योगों में जब गृह जांच की जाती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाती है तो बहुत काम आता है। वैसे भी ये हमारे संविधान का प्रमुख विषय है और न्याय में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कुछ लोग इसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, कुछ लोग इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, टर्मिनोलॉजी है, जिसको समझना, जानना और जब हम कोई न्यायिक प्रक्रिया कर रहे हो उसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके दूरगामी परिणाम हमारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। बात करते हैं इसका आज की हमारे जो वीडियो का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। नंबर 1, आज हम बात करेंगे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। नंबर 2, बात करेंगे डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रूल्स अगेंस्ट बायस्ड। तो जो आदमी बायस्ड हो जाता है, जो आदमी पक्षपात रवैया कर लेता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, उसके खिलाफ या उसके क्या नियम है, उनकी बात करेंगे। नंबर 3, हम बात करेंगे कि एक उचित फेयर हियरिंग, निष्पक्ष जांच कैसे की जाए, निष्पक्ष सुनवाई कैसे की जाए, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। नंबर 4, बात करेंगे कि हम स्पीकिंग ऑर्डर का क्या मतलब निकलता है, इस टर्म को समझें। और नंबर 5, बात करेंगे आइडेंटिटी द एग्जेम्पशंस ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहां लागू नहीं होता है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते समझते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 चीजों में इंप्लाइज है। नंबर 1, निष्पक्षता। नंबर 2, युक्ति संगतता। नंबर 3, दोनों पक्षों की हिस्सेदारी। और नंबर 4, दोनों पक्षों की सुनवाई में समानता। इन इंग्लिश, फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी और इक्वालिटी। नंबर 2, नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है, वो कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ का मतलब है कि आप इसको कहीं भी न्यायिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से लागू कर सकते हैं। और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस ऑफ अमेरिकन सिस्टम से। अमेरिका में इसका बहुत पालन है। नंबर 3, हम बात करेंगे भारतवर्ष में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। इट हैज बीन वेरी क्लियरली ग्राउंडेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 4, बात करेंगे कि यह जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, ये जो व्यक्ति सफर करता है, जो व्यक्ति डेलिंक्वेंट है या जिसके सिविल अधिकार छीन लिए गए हैं, उनकी मदद करने के लिए हम उसको कैसे, उसके लिए प्राकृतिक न्याय के तौर पर उसको सुनवाई करें। दूसरा यह है जो प्रेजुडिस है, जो पूर्वाग्रह हैं, तो किसी कारण से भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो हमारे काम करने के तरीके हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में लूपहोल्स आ जाती हैं, उनको कैसे अलग किया जाए। नंबर 5 है इसके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के 2 प्रमुख आधार हैं। देयर आर 2 बेसिक पिलर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जब तक ये दोनों पिलर्स या स्तंभ अपनी जगह काम नहीं कर सकते, जब तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम किया है। वो क्या क्या है? एक है, नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन केस और द रूल अगेंस्ट बायस्ड। एक तो यह सिद्धांत बहुत जरूरी है। इसको कुछ लोग, जो ये फॉरेन के टर्म है, नीमो इन प्रोपेरिया कॉजा जुडक्स एस डेप्ट, तो एक तो यह सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है ऑडी अल्टर्म पार्ट है,
इसका मतलब है कि जो पार्टी है, उस जो दोनों पार्टी हैं उनको निष्पक्षता से सुना जाए। हियर द अदर पार्टी और द रूल फॉर द फेयर हियरिंग और द रूल दैट नो वन शुड कंडेम्ड अनहियर्ड। दूसरे दोनों पक्षों में से कोई यह ना कहे कि मुझे सुना नहीं गया। और जब तक ये दोनों सिद्धांत पूरे नहीं होते हैं, जब तक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके अगले, इसकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में जो राइट ऑफ हियरिंग है उनका बेसिक फंडामेंटल है ये, और इसको आर्टिकल 19 के सब पार्ट 2 से सब पार्ट 6 तक जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वहां भी डिफाइन किया गया है। तो इसको जो पार्टियां हैं उन दोनों को रीजनेबल तरीके से, न्याय संगत तरीके से कैसे सुना जाए, युक्ति युक्त संगत तरीके से कैसे सुना जाए, उसके लिए यह सब प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। और इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधानिकता, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो वैधानिक तरीके से युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो यदि पूरे किए जाएं तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। जैसे कोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों में यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कहीं किसी कारण से किसी को यदि युक्ति युक्त समय नहीं दिया गया, किसी की हिस्सेदारी पूरी नहीं ली गई, किसी को समानता का अवसर नहीं दिया गया, तो ये सब चीजें बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसीलिए यह सबकी जिम्मेवारी बनती है कि दोनों पार्टियों को निष्पक्षता से, समानता से, युक्ति युक्त संगत तरीके से और समान अधिकार, समान समय देते हुए दोनों पक्षों को सुना जाए। तो यह इसकी महत्वता को और बढ़ा देता है। अब आप बात करते हैं कि रूल्स अगेंस्ट बायस्ड, पूर्वाग्रहों के खिलाफ क्या नियम होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल बायस। कुछ व्यक्तिगत पक्षपात या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो जाते हैं। जैसे कुछ रिश्ते हैं, एक कोर्ट में जज है, उसका बेटा उसी कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, तो पर्सनल बायस होगा ही होगा, वो करे ना करे लेकिन लोग मानेंगे। नंबर 2, कुछ ऐसे समीकरण होती हैं जो एक दूसरे को जानते हैं या एक ही कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, या उनके फैमिली के मेंबर किसी कॉमन इंटरेस्ट में एक साथ काम कर रहे हैं, तो भी पर्सनल बायस्ड हो जाता है। नंबर 4 आता है कि जहां कोई बड़ा कॉमन इंटरेस्ट सबका हो और उसमें एक पार्टी इन्वॉल्व हो, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो, तो वो पर्सनल बायस्ड की परिभाषा में चले जाते हैं। नंबर 2 आता है पिक्यूनरी, आर्थिक पूर्वाग्रह। अब आर्थिक पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि किसी से व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, या कोई किसी को पहले निर्णायक तरीके से कहीं धोखा दिया हुआ हो, या किसी का किसी से व्यक्तिगत आर्थिक लाभ पूरा हो रहा हो। तो ये सब चीजें यदि कहीं कोर्ट में प्रूव होती हैं तो न्याय की दृष्टि में ये सब बायस्डनेस की परिभाषा में आ जाती हैं। तो हमें इन चीजों को जब भी हम काम करें तो ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 आता है सब्जेक्ट मैटर बायस। ये क्या है कि विषय वस्तु का पूर्वाग्रह कहा जाता है कि जैसे निर्णायक का सीधा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषय की जानकारी में अपना लाभ का निर्धारण। जैसे अभी बहुत सारी सोसाइटियां नोएडा में या गाजियाबाद में, गुड़गांव में, बॉम्बे में बन रही हैं। अब कुछ जजों के रिश्तेदार उन सोसाइटी में यदि अप्लाई कर रहे हैं या कुछ और तरीके से सब्जेक्ट मैटर में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो दूसरी कोर्ट इसको रूल्स अगेंस्ट बायस में बेनिफिट ले लेती है। तो ये सब चीजें आपको, जो विषय वस्तु का पूर्वाग्रह है, जो सब्जेक्ट मैटर का इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे से, वो जानना, समझना
बहुत आवश्यक है। नंबर 4 आते हैं डिपार्टमेंटल बायस, विभागीय पूर्वाग्रह होते हैं। बहुत सारे लोग किसी को जानबूझ करके नुकसान करना चाहते हैं या कुछ अपने विभाग में नहीं रखना चाहते हैं, जानबूझ करके किसी को तंग करते हैं, तो ये सब डिपार्टमेंटल पूर्वाग्रह कहे जाते हैं। और कुछ लोग जानबूझ करके किसी को या तो आर्थिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नंबर 5 है प्रीकंसीव्ड नोशन बायस्ड। ये पूर्व कल्पित धारणा या पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे किसी के बारे में पहले से ही आपने कोई एक इमेज अपने मन में बनाई हुई है। बहुत सारे लोग ये तो है ही ऐसा, यह कुछ भी कर सकता है, इसका इतिहास सबको विदित है। तो ये जो प्रीकंसीव्ड नोशन है, ये यदि कहीं प्रोसेस में जगह पा लेते हैं तो रूल अगेंस्ट बायस का सिद्धांत वहां लागू हो जाता है। तो आपको जब कभी किसी प्रोसेस में, किसी इंक्वायरी में या किसी न्याय के प्रोसीजरल सिस्टम में इन सब चीजों की कहीं कोई जगह होनी नहीं चाहिए। इस तरह के वाक्य या इस तरह की किसी का एटीट्यूड नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह बायस्ड हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयर हेयरिंग, कि आप निष्पक्षता से कैसे सुनवाई कर सकते हैं। उसके कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एडवर्सरी ट्रायल सिस्टम, कि जो जिसके सिस्टम में अट्रैक्ट करता है, बेनिफिट देने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट जाकर के एडवर्स पर क्रिएट करके, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करके दूसरी पार्टी को मौका दे करके वो सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, तो तब वो होता है। नंबर 2 होता है प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस, कि आदमी पहले से ही कुछ अपने मन में प्रिजम्पशंस प्रिज्यूम कर लेता है कि यार ये तो इनोसेंस हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो वो फेयर हियरिंग नहीं होती है। नंबर 3 आता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट जज। जज जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी से किसी का कोई कहीं दूर दूर तक लिंक नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पार्शियल होना चाहिए, कहीं पार्शलिटी उसमें ना झलक जाए। और नंबर 3 उनका कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आजकल जज की कॉम्पिटेंसी पर बहुत प्रश्न पैदा हो रहे हैं। उसका कारण है कि कहीं कहीं जज अपने एरिया में अपनी कॉम्पिटेंसी जज नहीं डेवलप नहीं कर पाते हैं। और यदि किसी में कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, जैसे डोमेस्टिक इंक्वायरी किसी ने पहले से नहीं किया, उसे प्रोसीजर का पूरा ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्लॉ हो जाएगा। या उसका जो नॉलेज है वो इन चीजों को, रीजनेबल टाइम, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन फेयरनेस, इक्वलिटी, इन सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझता है तो गलती हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है नॉलेज ऑफ एक्यूजिशन, आरोप का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्या आरोप है और किन परिस्थितियों में आरोप लगाया गया है। तो आपको आरोप का जानकारी और उसकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस सब की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आप फेयर हियरिंग कर पाएंगे। नंबर 5 पर आता है राइट टू ओपन ट्रायल। आपका जो ट्रायल हो, जो सुनवाई हो, इतनी खुले में हो, इतनी ओपन हो कि उसमें कहीं कोई चीज छुपी हुई, दबी हुई सी ना लगे। तो जितना आप ओपननेस करेंगे उतनी आपकी निष्पक्षता बढ़ती चली जाएगी। नंबर आता है 6 राइट टू फ्री लीगल एड, कि यदि कोई आदमी को लगता है, तो कभी लगता है कि इसको लीगल की जानकारी नहीं है, तो या तो खुद लीगल एड दे दीजिए या मुहैया करा दीजिए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं जो फ्री लीगल एड देती हैं, तो वो उसका राइट है, उसको अलाउ कीजिए। नंबर 7 पर आता है द ट्रायल इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। जब भी आप सुनवाई कर रहे हैं तो जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपित व्यक्ति है, उसकी वहां व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। द ट्रायल इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर 8 पर आता है
एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, जब भी आप किसी की गवाही लें तो वह जो एक्यूज्ड पर्सन है, आरोपित व्यक्ति है, उसकी सामने, उसके प्रेजेंस में ही लें, उसकी उपस्थिति में ही दर्ज करें, अदरवाइज वह भी आपका फेयर हियरिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 9 पर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। जहां सिविल मैटर्स में बहुत सारी चीजों में आपका इलीगल अरेस्ट हो गया, आपको गलत तरीके से किसी ने रोक लिया, तो वहां आपको प्रोटेक्शन मिलना, आपको सहायता मिलना बहुत आवश्यक है। तो वो भी आप जरूर दीजिए। आप किसी को रोक नहीं सकते बीच में, जैसे गवाही में कुछ लोग रोक देते हैं, या किसी को बोलते बोलते कहते हैं नहीं इसे कुछ नहीं मालूम है। तो ये सब जो चीजें हैं ये फेयर हियरिंग का हिस्सा है, आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए। नंबर 10 पर था राइट टू बेल। सिविल में यदि कोई आदमी, सिविल मैटर्स में यदि किसी आदमी को जेल हो गई तो उसको बेल का अधिकार बनता है। नंबर 11 पर आता है प्रोविजन इन डबल जियोपार्डी। तो जो दोहरे खतरे हैं उसका रोकथाम होना बहुत चाहिए। एक ही काम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो फेयर हियरिंग नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें एक ही काम के लिए कई जगह आदमी मुकदमे लगाते हैं, तो उनकी सब जगह केस नहीं चल सकता, केवल एक जगह चलेगा। तो या पहले उस केस का कहीं निर्णय हो चुका है तो आप उसकी अपील तो कर सकते हैं, दोबारा उसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और नंबर बात आता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि आप, कोई आदमी स्वयं अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकता कि ये काम मैंने किया है। उसको आप फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको सुनिए और वह ऐसा क्यों कह रहा है, अपने आप को दोषी क्यों बता रहा है, कहीं कोई प्रेशर तो नहीं है, कहीं कोई उसके साथ अनुचित व्यवहार तो नहीं हो रहा है, या कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, या हॉस्टाइल तो नहीं है। तो ये सब चीजें समझना और अपने न्यायिक प्रक्रिया में लागू करना प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जहां नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता, उसके अपवाद क्या क्या है। नंबर है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। जहां आपातकालीन स्थिति हो वहां यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब आपातकालीन स्थिति के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे किसी शहर में इमरजेंसी लग गई, अब आपकी डेट पड़ी है, तो बेटर तो यह है कि आप उस डेट को आगे बढ़ा दीजिए जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। या आपको लगता है कि ये तो बहुत इमरजेंसी है, यदि इसको अभी नहीं सुना गया इसमें तो यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो उस केस में यह अपवाद माना जाएगा। नंबर 2 है एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। जहां सीधे सीधे न्यायिक प्रक्रिया में ही एक्सक्लूजन दिए हुए हैं कि इन चीजों के लिए कोई भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होगा, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर्स और बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 3 पर आता है वेयर डिस्क्लोजर वुड बी प्रेजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत सारे इशू ऐसे हैं जहां उन चीजों को यदि ओपनली कर दिया जाए, ओपन बोल दिया जाए, तो वो जनहित का नुकसान कर देते हैं और उसके पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उनका डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, तो वहां भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता। वो चीजें बंद कमरे में ही की जाती हैं। बहुत सारे सुनवाइयां आपने देखी होंगी बंद कमरे में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होती है, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता। नंबर 4 है जहां प्रॉम्प्ट एक्शन इज नीडेड। वहां कोई टाइम मांगे लेकिन आपको आवश्यकता है बहुत जल्दी से निपटाना है, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम समाज में बड़े घातक हो जाएंगे या इंडस्ट्री में बड़े घातक हो जाएंगे, तो वहां रीजनेबल टाइम वाला जो कंसेप्ट है या जो फेयर हियरिंग का कंसेप्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एक्सक्लूजन में, एक्सेप्शंस में आ जाता है। नंबर 5 पर आता है वेयर द इम्प्रैक्टिकेबल टू होल्ड द हियरिंग और अपील। जहां वास्तव में इंक्वायरी करना या अपील को सुनना ही इम्प्रैक्टिकल हो रहा हो, तो जैसे भी सुना जा सकता हो वैसे ही सुन लें। उनमें बहुत सारे यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन करना पड़े तो वह एक्सेप्शनली कर लेना चाहिए।
लेकिन वह सर्वविदित इशू हो। नंबर 6 पर आता है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। बहुत सारे जो इशू हैं एक्सक्लूजन, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विषयों में ही हो सकते हैं और किसी चीज में नहीं। नंबर 7 पर आता है वेयर नो राइट ऑफ पर्सन इज इन्फ्रिंज्ड, जहां किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा हो तो वह भी एक्सेप्शन है। यदि किसी का राइट ही नहीं है और उसका कोई उल्लंघन ही नहीं हो रहा है, वेयर नो राइट ऑफ पर्सन इज इन्फ्रिंज्ड, किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो फिर एक्सेप्शन है। नंबर 8 पर आता है द प्रोसीजरल डिफेक्ट वुड हैव मेड नो डिफरेंस टू द आउटकम, जहां प्रोसीजरल डिफेक्ट में यदि किसी कार्यवाही में कहीं कोई ऐसी गलती है जिसका कोई जो आउटकम है, जो इस इंक्वायरी का या जो जुडिशियल सिस्टम का, जो न्याय के सिद्धांत का आउटकम आने वाला, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक प्रोसीजर का हिस्सा तो हो सकती है लेकिन न्याय के को इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो भी एक्सेप्शन में चला जाता है। नंबर 9 आता है एक्सक्लूजन ऑन द ग्राउंड ऑफ नो फॉल्ट डिसीजन मेकिंग, जहां जो डिसीजन मेकर है, जज है या इंक्वायरी ऑफिसर है या कोई और पोजीशन है, वहां उसका कोई व्यक्तिगत फॉल्ट नहीं है, कमी नहीं है, वह सिस्टम की वजह से हो रही है, तो वहां भी उस बात को बाद में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन वह भी एक्सेप्शन में आ जाती है। तो हमारे यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कुछ एग्जम्पशंस हैं जिनको हमें जानना, समझना और अपने प्रोसीजर में लागू करना आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है वह क्लियर हुआ होगा और आप अपने जीवन में इसको लागू करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो इसको बेहतर तरीके से अपने जीवन में या अपने वर्क एरिया में लागू कर पाएंगे और एक अच्छे समाज में अच्छे न्याय की व्यवस्था को कायम करने में इन चीजों का पालन कर इस राष्ट्र को और मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे इस वीडियो को सुनने का, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और मुझे इस पर प्रतिक्रियाएं लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद।